जो अपना टॉपिक था सेलुलर इंजरी, सेलुलर अडेप्टेशन, वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में आता है अपना रिवर्सिबल सेल इंजरी। स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट पैथोलॉजी की है, उसमें अपना जो टॉपिक है आज का वो रिवर्सिबल सेल इंजरी की क्या होती है। रिवर्सिबल सेल इंजरी मैंने आप सबको पिछली 2 क्लासों में बता ही दिया कि सेल इंजरी क्या होती है, फिर सेलुलर अडेप्टेशन क्या होता है। देखो वही चीज़ है, किसी भी स्ट्रेस या पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से जो नॉर्मल सेल के अंदर डिस्टर्बेंस आ जाता है वो क्या होता है, सेलुलर इंजरी। अब जो वो इंजरी हुई है उसके अंदर सेल उसके अकॉर्डिंग ही चेंजेज हो जाएगी, मतलब कि वो उसके अकॉर्डिंग ही शुरू मतलब कि एनवायरनमेंट के अंदर ही अपना कार्य स्टार्ट कर देगी। उसको बोलते हैं अपन सेलुलर अडेप्टेशन। ठीक है, अब देखते हैं अपन सेलुलर इंजरी कौन सी, रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। देखो जो नॉर्मल सेल है उसके ऊपर स्ट्रेस आया, ठीक है, वो सेलुलर अडेप्टेशन हुआ। अब जैसे ही अपन किसी स्ट्रेसर को रिमूव करते हैं वो किस में चला जाएगा, नॉर्मल सेल के अंदर। लेकिन फिर से उसी नॉर्मल सेल के अंदर कोई स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है, आता है, जैसे इस्कीमिया और हाइपोक्सिया और सेल इंजरी होती है, वो किसके अंदर आएगी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर। देखो मैं एक नॉर्मल सा डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है। ये अपनी नॉर्मल सेल, इसके ऊपर आया कोई स्ट्रेस, ये आया सेलुलर, किसके अंदर चेंज होगा, सेलुलर इंजरी। फिर गया ये किसके अंदर, सेलुलर अडेप्टेशन के अंदर। जैसे ही यहाँ से स्ट्रेस मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, इधर से मैं स्ट्रेस रिमूव करता हूँ तो वो किसके अंदर आ जाएगा, नॉर्मल सेल के अंदर। अब फिर इससे इसके ऊपर कोई स्ट्रेस आता है तो वो किसके अंदर आएगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर, जो आज का क्या है अपना टॉपिक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो इफ द स्टिमुलाई, स्टिमुलाई कौन सा, इस्कीमिया या हाइपोक्सिया। इस्कीमिया वो होता है इंटरप्टेड द ब्लड सप्लाई, ठीक है, जो इंटरप्ट हो जाती है ब्लड सप्लाई उसको अपन बोलते हैं इस्कीमिया। हाइपोक्सिया लेक ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक। इफ द स्टिमुलाई इस्कीमिया और ऑक्सीजन इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन द अफेक्ट मे बी रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड ऑन रैपिड रिस्टोरेशन ऑफ सर्कुलेशन द सेम फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में अपीयर। जो सेल के नॉर्मल फंक्शन है उनके अंदर चेंजेज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो किसके अंदर आएगा, सेलुलर इंजरी के अंदर, रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी के अंदर। अब इसके टाइप्स देखते हैं, इसमें 2 टाइप हैं। पहला है सेलुलर स्वेलिंग, दूसरा है फैटी चेंजेस। देखो हर एक नॉर्मल सेल को फंक्शनिंग करने के लिए उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर ऑक्सीजन और ब्लड ही नहीं जाएगा तो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करेगी, ठीक है। वो जो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करेगी वो किसके अंदर आएगा, रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर। अब इसके टाइप्स देखते हैं अपन, सेलुलर स्वेलिंग, दूसरा है फैटी चेंजेज। सेलुलर स्वेलिंग को दूसरा नाम है हाइड्रोपिक स्वेलिंग। अब देखो जो अपनी बॉडी के अंदर होते हैं 2 प्रेशर होता है, एक तो ऑनकोटिक प्रेशर होता है और एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो बाय द प्लाज्मा प्रोटीन्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है वो फ्लूइड, जो अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है उसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द चेंजेस इन द कंसंट्रेशन एंड फ्लूइड हीमियोस्टेसिस। हीमियोस्टेसिस मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है, हीमियोस्टेसिस ब्लड का जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको मेंटेन रखना। इसके अंदर अगर चेंजेस हो जाता है देखो तो वो किसके अंदर आएगा, हाइड्रोपिक स्वेलिंग। मतलब कि जो मैंने अभी बताया आपको, अपनी बॉडी के अंदर 2 मैकेनिज्म होती है स्वेलिंग डेवलप होने के लिए। एक तो होती है प्लाज्मा प्रोटीन जिसके अंदर आता है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। अगर इसके अंदर डिस्टर्बेंस होता है तो कौन सी स्वेलिंग होगी, ऑनकोटिक स्वेलिंग। और अगर जो बॉडी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम वगैरह, इन सब के अंदर चेंजेस होगा तो वो किसके अंदर आएगा, हाइड्रोपिक स्वेलिंग के अंदर, ठीक है। देयर इज इंक्रीज फ्लो ऑफ वाटर इनटू द सेल एंड रिजल्ट इन इंक्रीज वाटर कंसिस्टेंसी ऑफ सेल। देखो इसके अंदर सेलुलर इंजरी के अंदर सीधा सीधा दे रखा है, अगर फ्लूइड के अंदर कोई चेंजेस होता है, जैसे सेल के अंदर सोडियम पोटेशियम होता है, एटीपस चैनल होता है,
जो क्या करता है, सोडियम को बाहर निकालता है और 2 एटीपीज मतलब कि 2 पोटेशियम को अंदर लेता है। अगर ये सोडियम पोटेशियम पंप इंटरप्टेड हो जाएगा तो जो सोडियम है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, और सोडियम का मतलब होता है सोडियम जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ क्या रहेगा, वाटर प्रेजेंट रहेगा। तो इस सेल के अंदर सोडियम जो एटीपी चैनल है वो क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया, और जो सेल के अंदर सोडियम है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ सोडियम वहाँ वहाँ वाटर, ठीक है, तो सेल के अंदर क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन फैटिग चेंजेज। इट इज कॉज बाय हाइपोक्सिया एंड वेरियस टाइप ऑफ टॉक्सिन्स एंड मेटाबॉलिक इंजरी। इट अकर इन सेल involved in fat metabolism such as liver and myocardial cells. Microscopy is show lipid vesicles in the cytoplasm. अब देखो सेल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, न्यूक्लियस होती है। इट इज कोज बाय हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब कि इंटरप्टेड इन द ब्लड सप्लाई। वेरियस टाइप ऑफ टॉक्सिन्स जैसे पॉइजन हुआ, मेटाबॉलिक इंजरी हुआ, या कोई सी भी चीज़ हुई। इट अकर इन सेल इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म। अब जो फैट का मेटाबॉलिज्म कौन करता है, लीवर। अगर लीवर के अंदर ही कोई डैमेज वगैरह हो जाएगा, कोई चेंजेस वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो किसके अंदर आएगा, फैटी चेंजेस के अंदर। और जो अपन इसकी माइक्रोस्कोपी स्टडी करते हैं उसके अंदर माइक्रोस्कोपी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, किसकी, सेल की, तो उसके अंदर अपने को लिपिड वेसिकल्स वो देखने को मिलेंगे, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब पैथोजेनेसिस देखते हैं कि किस प्रकार से जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है वो हो रही है। पैथोजेनेसिस देखते हैं, इसके अंदर है फर्स्ट डिक्रीज जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी या डैमेज बाय इस्केमिया, हाइपोक्सिया और अदर कॉजेज। नेक्स्ट है सेलुलर लैक्टेटिक एसिडोसिस, न्यूक्लियर क्लैंपिंग। थर्ड देखते हैं डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाइड्रोपिक स्वेलिंग एंड अदर मेम्ब्रेन चेंजेज। फोर्थ देखते हैं रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिक्रीज जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपीज, डैमेज बाय इस्केमिया और हाइपोक्सिया और अदर सेल्स। देखो सेल को क्या फंक्शनिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की। ठीक है, all living cells require continuously supply of oxygen to produce ATP, which is essential required for a various of cellular function like membrane transportation, protein synthesis, lipid synthesis and phospholipid metabolism। देखो जो लिविंग सेल है उसको फंक्शनिंग करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की। और एनर्जी का प्रोडक्शन हाउस कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन हाउस होता है। देखो अगर सेल आती है तो सेल का मेटाबॉलिज्म, जो सेल के अंदर कोई भी फूड पार्टिकल या न्यूट्रिएंट्स आता है उसका मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होकर वो क्या प्रोड्यूस करेगा, एटीपी। ठीक है, अब जो एटीपी है वो क्या काम करता है सेल के अंदर, वो सेलुलर फंक्शन है उनको इम्प्रूवमेंट करने का काम करता है, जैसे मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्टेशन करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, लिपिड सिंथेसिस करना एंड फॉस्फोलिपिड मेटाबॉलिज्म। ये किसके द्वारा होता है, विद द हेल्प ऑफ द एटीपी। एटीपी इन ह्यूमन सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम टू सोर्सेस, दो सोर्सेस से अपन एटीपीज को प्राप्त करते हैं। फर्स्ट है फर्स्टली बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड एनारोबिक ऑक्सीडेशन टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी सप्लाई ऑफ एटीपी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह आए हैं उनको चेंज करता है, किसके अंदर, एटीपीज के अंदर। और एक होता है एनएरोबिक ऑक्सीडेशन। जो एनएरोबिक ऑक्सीडेशन होता है वो क्या है, विदाउट प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। जो विदाउट प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, जब बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इनका क्या कर देता है, वो ऑक्सीडेशन करता है, और उसके द्वारा जो सेल को रिक्वायरमेंट किसकी है, एटीपीज को। अब सेल के अंदर देखो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तब तो जो नॉर्मल एटीपीज हैं वो जा रहे हैं, लेकिन जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो जो एटीपीज, जो सेल को रिक्वायरमेंट है एटीपीज की, वो तो करना ही करना है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या होगी, जो एटीपी सप्लाई होंगे वो विदाउट प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन से होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये इनसे सप्लाई किए जाते हैं। देखते हैं इस्केमिया ड्यू टू इंटरप्टेड इन ब्लड सप्लाई।
अब देखो इस्सीमिया क्या होता है, ड्यू टू इंटरप्टेड इन द ब्लड सप्लाई एज वेल एज हाइपोक्सिया। अब ब्लड का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। अगर ऑक्सीजन की इंटरप्टेड मतलब कि सप्लाई ही कम हो जाएगी तो वो क्या होगी, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा। इसलिए ये देखो सप्लाई एज वेल एज ऑक्सीजन फ्रॉम अदर्स कॉज लिमिट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल रिजल्टिंग डिक्रीज एटीपी जनरेशन फ्रॉम एडीपी। ठीक है, एटीपी ये भी यहाँ, जो अगर सेल के अंदर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाती है तो सेल का काम क्या है, एटीपीज का प्रोडक्शन करना। ठीक है, जो प्रोडक्शन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इन इस्सीमिया फ्रॉम इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई एरोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज ग्लूकोज अवेलेबिलिटी बोथ आर compressed resulting in more severe and faster effect of cell। देखो इस्सीमिया के अंदर ब्लड सप्लाई तो कम ही हो जाती है, साथ के साथ एरोबिक रेस्पिरेशन भी चालू हो जाता है, और जो ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी है ना, वो भी क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से जो सेल के अंदर इंजरी होना हो जाती है वो बहुत ही फास्टर स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, इस्सीमिया cell injury also cause accumulation of metabolic waste products in these cell। इस्सीमिया की वजह से accumulation of metabolic waste product, जो आफ्टर द मेटाबॉलिज्म जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो भी किसके अंदर, सेल के अंदर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इन द अदर hypoxia resulting from cause like RBC destruction, heart disease, lung disease, anaerobic ATPs generation is continuous and thus the cell injury is less severe। देखो जैसे ही हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिया के अंदर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, हार्ट डिजीज क्योंकि अप्रोप्रिएट मात्रा के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, और लंग्स डिजीज भी होना स्टार्ट हो जाती है, और विदाउट प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन होना भी स्टार्ट हो जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वो एटीपी कौन से जनरेट करेगा, एनारोबिक एटीपी जनरेशन करना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो सेल इंजरी है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। However, highly specialized cell such as जो मायोकार्डियम, जो हाईली स्पेशलाइज सेल होती है हार्ट की, वो होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करती है। और पीसीटी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, किडनी के अंदर। सेल्स ऑफ द किडनी एंड न्यूरॉन्स ऑफ द सीएनएस डिपेंड्स मोर एन एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो ये सब चीज़ें देखो क्या क्या, जो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियम, पीसीटी, और जो न्यूरॉन्स हैं किसके, सीएनएस के, वो डिपेंड किसके ऊपर करने लग जाते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर फ्रॉम एटीपी जनरेशन। सो दिस टिश्यू सेल सफर फ्रॉम इल इफेक्ट ऑफ इस्कीमिया मोर सीवियरल एंड रैपिड इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस या न्यूक्लियर क्लम्पिंग। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस या न्यूक्लियर क्लम्पिंग। अब देखो, ड्यू टू लो ऑक्सीजन सप्लाई एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय द माइटोकॉन्ड्रिया फेल्स फर्स्ट। इन दिस followed by switch on anaerobic glycolysis pathway for the requirement of ATP energy। ठीक है, देखो हाइपोक्सिया की कंडीशन है, उसके अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन का डिक्रीज होना स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अब इसको जो हाइपोक्सिया है, माइटोकॉन्ड्रिया फेल हो जाएगा। ठीक है, अब वो इसको मेंटेन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया स्विच हो जाएगा किसके ऊपर, एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट प्रेजेंस ऑफ द रेस्पिरेशन, और एनारोबिक ग्लाइकोसाइकोलिटिक पाथवे स्टार्ट हो जाएगा रिक्वायरमेंट फॉर द एनर्जी एटीपीज की वजह से। जैसे ही हाइपोक्सिया होगा, ठीक है, हाइपोक्सिया होते ही क्या होगा, उसके अंदर इंक्रीज हो जाएगी कौन सी, CO2। जैसे ही CO2 इंक्रीज होगी, CO2 इंक्रीज हो से ही क्या हो जाएगा, एसिडोसिस। एसिडोसिस होते ही वो क्या करेगा, जो अपने इंट्रासेलुलर पीएच सेल का वो क्या कर देगा, डिक्रीज हो जाएगा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिंग। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ।
यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज O2 सप्लाई, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एनार्बिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होना शुरू, ग्लाइकोसाइटिक पाथवे स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है तो साथ के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज क्या हो रहा है, CO2। अब जैसे ही CO2 इंक्रीज होगा तो वो किसको लीड करेगा, एसिडोसिस को अंदर। एसिडोसिस होता है तो जो इंट्रासेलुलर जो अपना pH होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और जो डिक्रीज हो जाता है, जो pH डिक्रीज हो रहा है ना, उसको अपन बोलते हैं क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है। आई बात समझ में, देखो इसके अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ है, ड्यू टू द लो ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन बाय द माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या हो जाता है, फेल फास्ट। दिस इज फॉलोड बाय स्विच ऑन एनार्बिक ग्लाइकोसिस्टिक पाथवे फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एटीपी। सेल को फंक्शनिंग करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एटीपी की। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसे ही इंटरप्ट हो जाएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्विच होएगा किसके ऊपर, एनारोबिक ग्लाइकोसाइटेड पाथवे पर फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्सीजन। दिस रिजल्ट इन रैपिड डिप्लीकेशन ऑफ ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन है उसका रैपिड डिप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और एक्यूमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जैसे एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, सेल दैट लोअरिंग द इंट्रासेलुलर pH। जैसे ही ग्लूकोज कम हो जाएगा, ग्लाइकोजन कम हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा क्या, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। वो किसके अंदर हो जाएगा, एसिडोसिस के अंदर। अब एसिडोसिस ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर अपना इंट्रासेलुलर pH क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्लैंपिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रम्पटिंग या इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडेशन फॉर्मेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, डैमेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप, हाइड्रोपिक स्वेलिंग, अदर मेम्ब्रेन चेंजेस, lack of ATP interference with generation of phospholipid form, cellular fatty acid which are required from continuous repairment of membrane pump cooperating by the sodium potassium pump। अब देखो मैं कि यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, उससे समझ लेना इसके अंदर जो थर्ड है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या कंडीशन होती है। देखो ये क्या है, एक ATP पंप है जो किसके ऊपर प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। इसका वर्क होता है, जो है इसका काम होता है, नॉर्मली जो सेल के अंदर सोडियम ज़्यादा होता है उसको क्या करना, बाहर निकालना। तो ये क्या करता है, 3 सोडियम को क्या करता है, बाहर निकालता है, 3 सोडियम को बाहर निकालता है, और 2 पोटेशियम को क्या करता है, सेल के अंदर लेके आता है। जो यहाँ पे 2 पोटेशियम है उनको क्या करेगा, सेल के अंदर लेके आने का काम करेगा, ठीक है, ये सेल के अंदर लेके आने का काम करेगा। लेकिन जो एटीपी जो ये अपना चैनल है, अगर वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जो सेल के अंदर एक्सेसिव मात्रा में सोडियम है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। जो सोडियम है वो बाहर नहीं निकल पाएगा। अब सोडियम का काम क्या है, जहाँ पे सोडियम रहता है वहाँ पर वाटर अपने आप ही पहुँच जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट हो जाएगा। अब यहाँ से सोडियम बाहर नहीं जा रहा तो जो वाटर है वो सोडियम को क्या कर लेगा, सिंथेसिस कर लेगा, और सेल क्या हो जाएगी, स्वेलो हो जाएगी, ठीक है। किसकी वजह से, जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगी, हाइड्रोपिक स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, फेलियर टू सोडियम पंप। नॉर्मली द सोडियम पंप इज एनर्जी डिपेंडेंट पंप आल्सो नोन एज सोडियम पोटेशियम एटीपास पंप। देखो जो मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया था कि क्या, सोडियम एटीपास पंप, 3 सोडियम को बाहर निकालना और 2 पोटेशियम को अंदर लेना, ये काम किसका है, सोडियम पोटेशियम एटीपास पंप का है। एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आल्सो द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम आउट ऑफ द सेल एंड डिफ्यूजन ऑफ द पोटेशियम इनटू द सेल। जो मैंने अभी डायग्राम में आपको बताई दिया है कि क्या काम करता है, ये सोडियम को बाहर निकालता है और डिफ्यूज करके पोटेशियम को क्या करता है, सेल के अंदर लेता है। डिक्रीज इन द एनर्जी, जो एटीपी है उसके अंदर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इन द सेल विल डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सोडियम पंप। अब जैसे ही सेल की एक्टिविटी कम होगी तो सोडियम एटीपास चैनल है उसकी एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो सोडियम पंप है
consequently interfere with the membrane regulatory process. This result in intracellular accumulation of the sodium in the cell. जो एटी पास चैनल है वो क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा। अब एटी पास चैनल का कार्य क्या है, आपको बताया अभी, फंक्शन क्या है, सोडियम को बाहर निकालना और पोटेशियम को अंदर लेना। अब सोडियम एटी पास चैनल क्या हो गया, फेल हो गया, तो सोडियम के जो बाहर निकलते थे सेल से वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, और वो लीड क्या करेगा, लीड टू इंक्रीज सेलुलर वाटर। देखो क्या करेगा, इंट्रासेलुलर वाटर टू मेंटेन द आइसोमेटिक कंडीशन या हाइड्रोपिक स्वेलिंग। जो वाटर का उसको क्या करेगा, मेंटेन करेगा, लेकिन इसके अंदर सोडियम ही बाहर नहीं निकल रहा, तो वो क्या करेगा, वाटर का अब्जॉर्प्शन करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगी, हाइड्रोपिक स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। फेलियर ऑफ सोडियम पंप। सोडियम पंप क्या, कैल्शियम पंप। मेम्ब्रेन डैमेज cause destruction in the calcium ion exchange across the cell membrane. Excess of calcium moves into the cell. CO2 influence particularly in mitochondria causing its swelling. देखो जो कैल्शियम है वो भी क्या करेगी, स्वेलिंग कोज करेगी, क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो उसको क्या करेगी, डिस्ट्रैक्शन होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो इसके अंदर देखते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस हाइपोक्सिया मेम्ब्रेन ऑफ ईआर एंडियो as a result of continuous hypoxia membrane of RER एंड गोल्जी ऑपरेटर स्वेलो। अब देखो जो परसिस्टेंट स्वेलिंग होती है वो किसके स्वेलिंग रहती है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जो उसके ऊपर क्या अटैच रहता है, राइबोसोम। अब जो बार स्वेलिंग रहेगी तो जिस स्वेलिंग की वजह से क्या हो जाएगी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच होता है वो उनका क्या हो जाएगा, डिटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म एंड इन एक्टिविटी दियर फंक्शनिंग। जो इसकी फंक्शनिंग के अंदर क्या हो जाएगी, इन एक्टिविटी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस है वो भी कम हो जाएगा एज ए रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस हाइपोक्सिया। कंटिन्यूस हाइपोक्सिया होगा जिसकी वजह से क्या हो जाती है, सेल स्वेलो हो जाती है। ठीक है, अब जो इसके अंदर देखो राइबोसोम आर डिटैच फ्रॉम द रफ एंडिकुलम रेटिकुलम। जो RER होती है, रफ एंडिकुलर रेटिकुलम, उसके ऊपर अटैचमेंट होता है किसका, राइबोसोम का। अब सेल स्वेलो हो जाती है तो जो ज़्यादा स्वेलो हो जाएगी, जो राइबोसोम है उनका क्या हो जाएगा, डिटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, डिसअपियरिंग इन द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम डिसअपियरिंग इन द साइटोप्लाज्म, जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर से डिसअपियरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इन एक्टिविटी दियर फंक्शनिंग, और जो उसकी एक्टिविटी है उसके अंदर क्या हो जाएगी, एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। सिमिलर रिड्यूस प्रोटीन। अब जो इसका काम क्या है, राइबोसोम का प्रोटीन का सिंथेसिस करना। अब जो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस है वो ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल एविडेंस ऑफ रिवर्सिबल सेल डैमेज। अल्ट्रा स्ट्रक्चरल एविडेंस ऑफ रिवर्सिबल सेल डैमेज इज सीन इन द फॉर्म ऑफ इंट्रामेम्ब्रेनियस particles and enclosing water and dislocation lipoprotein में भी प्रेजेंट। सेल डैमेज हो जाएगी, उसके जो इंट्रामेम्ब्रेन पार्टिकल्स है कौन कौन से हैं, वाटर और लिपोप्रोटीन, उनके अंदर भी क्या हो जाएगी, डिस्क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अप टू द दिस पॉइंट, जो ये लास्ट पॉइंट है क्या, रिडक्शन ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ तक आते आते जो अक्यूट स्ट्रेस है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, विड्रॉल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और डिस्ट्रेस रिजल्ट इन रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड सेल कैन रिस्टोर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग। अप टू द दिस पॉइंट विड्रॉल ऑफ अक्यूट डिस्ट्रेस, यहाँ तक आते आते जो सेल के ऊपर अक्यूट डिस्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, हटना स्टार्ट हो जाएगा, रिवर्सिबल है ना। जैसे ही वो हटता है वो क्या होगी, सेल अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग स्टार्ट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है।